प्रजापालक विक्रमाजित को सदैव अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रहता, या कौन क्या कर रहा है और किसे क्या दुख है, इन बातों का पता लगाने के लिए वे पदा-कदा भेष बदलकर निकल जाते। ऐसे ही वे एक रात बाजार की गलियों में ढूंढ रहे थे। आधी रात का समय था। चारों ओर अंधकार और गहरा सन्नाटा था। गलियों का चक्कर लगाते लगाते वे एक बफान के सामने आए। लैंप का टिमटिमाता प्रकाश घरामदे से बाहर आ रहा था। बरामदे में एक बुढ़िया बैठी थी। वो कभी चरखा नाचती थी, कभी हुक्का पीती, कभी हंसती, कभी रोती तो कभी नाचने लगती। विक्रमाजित को उसकी ये अजीब हरकतें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर वो उसके पास जाकर इस स्थिति का कारण पूछ ही बैठे। बुढ़िया बोली, मुसाफिर, तुम अपने रास्ते से चले जाओ, मुझे पूछकर क्या लोगे? विक्रमाजित कहने लगे, नहीं माँ, तुम निधड़क होकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख की अवश्य दूर करूँगा। बुढ़िया बोली, मुसाफिर, अगर मेरे दुख को कोई दूर कर सकता है तो वह सिर्फ राजा विक्रमाजित ही है। इसके अतिरिक्त और किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं। विक्रमाजित बोले, मैं ही राजा विक्रमाजित हूँ, तुम बताओ तो सही। बुढ़िया बोती, तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अगर 6 मास के अंदर तुमने मेरे कार्य को पूर्ण नहीं किया तो 6 मास समाप्त होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। विक्रमाजित ने सहर्ष शर्त स्वीकार करती। बुढ़िया बोली, मेरा नौजवान बेटा और बहू अंदर के कमरे में सोए थे। एक दिन जब मैं प्रातः उनको उठाने गई तो देखा कि दोनों ही गायब हैं। उनके बिस्तरों पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर लेटे थे। ये रहस्य आज तक मेरी समझ में नहीं आया और तब से मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है। मेरी हरकत पागलों जैसी है। अतः तुम 6 मास के अंदर मेरी बहू और पुत्र को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वापस ले आओ, अन्यथा 6 महीने होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने बुढ़िया से विदाई दी और उसी रात राजधानी का परित्याग कर बुढ़िया के बहू बेटे की खोज में निकल पड़ा। घूमते घूमते कई दिन व्यतीत हो गए। भूखे प्यासे भ्रमण करते करते उन्होंने दुनिया का कोना कोना छान लिया, लेकिन कहीं भी उनका पता न चला। एक रात वे एक नदी के किनारे पहुँचे। रुकावट के कारण सारा शरीर चूर चूर हो गया था, अतः नदी के तट पर लेट गए। नदी के किनारे की शीतल वायु के लगते ही उनको नींद ने आ घेरा, लेकिन चिंता के कारण नींद भी कितनी देर रहती। रात के 12-1 बजे के करीब उनकी नींद टूट गई। सोचने लगे, 5 महीने तो समाप्त हो गए, लेकिन मैं अभी तक अपना वचन पूरा नहीं कर सका। 6ठा महीना समाप्त होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है, अतः इससे तो अच्छा है मैं स्वयं ही नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं। ऐसा विचार आते ही विक्रमाजित नदी की ओर चल पड़े। ज्यों ही वे छलांग लगाने लगे त्यों ही उन्हें अंधेरे में कपड़े धोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि इतनी रात बीते कौन कपड़े धो रहा है। चलकर वहीं पहुंच गए। धोबी से पूछा, अरे भाई, तुम्हें आधी रात के वक्त कपड़े धोने की क्या आवश्यकता पड़ गई? धोबी बोला, महाराज, क्या करूं? हमारे यहाँ अनारकली नाम की तहकी है जिसने आज तक सूर्य का मुख नहीं देखा, दूसरों को ही देखना ही कहाँ। उसके जितने भी काम होते हैं वे रात को ही किए जाते हैं। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी रात को ही धोकर सुखाने पड़ते हैं। राजा को ये सुनकर और भी हैरानी हुई। वापस आकर अपने स्थान पर लेट गए और बड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन ये गुत्थी सुलझी नहीं। वे सोचने लगे, एक तो मैं ऐसे ही दुखी हूँ, फिर इस झंझट में पड़ने से क्या लाभ। अतः अब तो मुझे डूबकर ही छुटकारा ले लेना चाहिए। वो फिर चित पड़े। जैसे ही डूबने के लिए तैयार हुए, उनके नाक में धूप की बड़ी मीठी मीठी सुगंध आए और साथ ही निकट से शंख ध्वनि भी सुनाई दी। विक्रमाजित सोचने लगे, 2 दफा रुकावट पड़ गई, इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरी मृत्यु ही नहीं, प्रातः हो रही है। शायद कोई साधु महात्मा भगवान की पूजा कर रहा है। चसो उन्हों के दर्शन करूं। जी के चरणों में प्रणाम। चलकर महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गए। महात्मा किया और एक तरफ बैठ गए। महात्मा जी उन्हें देखकर बोले, पाधिक, लगता है तुम इस समय बहुत दुखी हो, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल के तेज से ऐसा आभास हो या है कि तुम किसी उच्चभ्य से संबंध रखते हो। विक्रमाजित बोले, महात्मन, मैं राजा विक्रमाजित हूँ। संकट में होने के कारण नदी में डूबकर मरना चाहता था।
इतने में शंख ध्वनि सुनाई दी। अतः मरने से पहले आपके दर्शनों के लिए आ गया। महात्मा बोले, धन्य ही राजा विक्रमाजित। आज तक तो आपका नाम ही सुना था, लेकिन आज तो आप वहां स्वयं पधारे हैं। कहिए, मैं अत्प की क्या सेवा करूं? विक्रमाजित ने बुढ़िया के बहू बेटे और साथ ही धोबी की लड़की के कपड़े रात की धोने की बात कह दी। महात्मा जी थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, तुम पहला काम ये करो कि किसी तरह से पोथी की लड़की के साथ शादी कर ली। फिर 2-4 दिन वहां ठहरकर और हाल बाल देख मेरे पास आ जाना। तब मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। दूसरे दिन विक्रमाजित सज धजकर धोबी के घर गए और उसकी लड़की से शादी करने की इच्छा प्रकट की। धोबी उस सुंदर व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन विक्रमाजित से अपनी लड़की की शादी कर दी। विक्रमाजित अब वहीं रहने लगे। रोकिन धोबी की लड़की ने न ती उन्हें अपना मुंह ही दिखाया और न ही कोई बात की। जो भी बात होती वह नौकरानी के माध्यम से ही होती। उसके कार्य रात को ही होते और दिन को सोई रहती। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात विक्रमाजित फिर महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी से सारा वृतांत कहा। महात्मा जी बोले, अब अपना काम बना ही समझिए। वास्तव में धोई की लड़की अनारकली इंद्र राजा की परी है। वह रात को जाकर इंद्र की सभा में नृत्य करती है। बुढ़िया की बहू और बेटा भी यही रसोई का काम करते हैं। मैं तुम्हें 3 दिन के लिए 3 गोलियां दूंगा। एक एक गोली प्रतिदिन रात को मुंह में डाल लेगा। उनके प्रभाव से रात को तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा। बस फिर रात को उसी के पीछे पीछे चले जाया करना। वहां अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इतना कहकर महात्मा जी ने 3 गोलियां विक्रमाजित को दे दी। विक्रमाजित गोलियां लेकर धोबी के घर वापस आ गया। रात को विक्रमाजित बहाना बनाकर शीघ्र ही सो गया। बड़ी देर बाद गोली को मुंह में रखा और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गए। उधर अनारकली भी हंद्र राजा की सभा में जाने के लिए तैयारी हो रही थी। राजा विक्रमाजित ने चुपके से उसके नहाने के पानी में ठंडा पानी मिला दिया और वैसे ही उसके श्रृंगार के कमरे में भी सामान इधर उधर कर दिया। अनारकली को बड़ी हैरानी हुई। वह नौकरानी पर बिगड़ रही थी, लेकिन ये तो राजा की करतूत थी जिसे गोली के प्रभाव से कोई नहीं देख सकता था। किसी तरह ये जगती भूनती तैयार हुई और इंद्र सभा के लिए चल पड़ी। विक्रमाजित भी पीछे पीछे चित पड़े। आगे चलकर एक वृक्ष के तात मालती के सफेद फूल खिले हुए थे। अनारकली ने खड़े होकर आवाज लगाई, बहन मालती जल्दी चलो, आज देर हो रही है। बहन की आवाज सुनकर मालती भी सज धजकर बाहर आ गई। आगे चलकर एक पीपल का वृक्ष आया जिसकी 2 बड़ी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। दोनों वृक्ष पर चढ़कर एक एक टहनी पर बैठ गई। विक्रमाजित भी उनके साथ टहनियों के बीच में बैठ गए। इतने में परियां योली चतारे पीपल के पेड़ हमें शीघ्र ही इंद्र राजा की सभा में पहुंचा। इतना कहना ही या कि पीपल का पेड़ उड़ने लगा और शीघ्र ही इंद्र की सभा में पहुंच गया। दोनों परियों का इंतजार हो रहा था। उतरकर नृत्य मंडप में जा खड़ी हुई। विक्रमाजित भी ढोलक बजाने वाले के पास जाकर बैठ गए। उस समय उन्होंने गोली मुंह से निकालकर जेब में तती। सभा भवन में लगे हीरे मोतियों की चमक आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रही थी। चारों ओर सुवासित पुष्पों की सुगंध से वातावरण महक रहा था। चंद्रमा की शीतल चंद्रिका अपनी ज्योति से सभा भवन की मुंदरता को निखार रही थी। इंद्र पत्नी सहित सिंहासन पर आरूढ़ हुए। देवालाओं ने जय जयकार की। बाथ यंत्रों की मधुर ध्वनि और ढोलक पर पड़ी बाप के साथ नृत्य आरंभ हुआ। लेकिन ढोलक वाला कुछ सुस्त था, नृत्य में गति नहीं आ रही थी। विक्रमाजित अपने को रोक न सके। उन्होंने उससे ढोलक मांगी। दोतक वाला भी रोज दोतक कजा बजाकर तंग आ चुका था, अतः उसने खुशी खुशी ढोलक थमा दी। बस फिर क्या था, विक्रमाजित के ढोलक पर हाथ पड़ते ही नृत्य सभा में मादकता आ गई। सभी मस्ती से झूमने लगे। परियों ने उस दिन ऐसा नृत्य किया जैसा कभी नहीं हुआ था। चारों ओर बाह बाह हो रही थी। नृत्य समाप्त हुआ। इंद्र ने प्रसन्नता से गले का नौलखा हार उतारकर परियों को दिया। परियों ने वही हार ढोलक वाले को दे दिया। क्योंकि वह भी कई बार ऐसे पुरस्कार ले चुका था, अतः उसने भी वह हार विक्रमाजित को दे दिया।
विक्रमाजीत ने हार लेकर चुपके से जेब में डाल लिया। इंद्र की सभा विसर्जित हुई। परियां वापस चलीं। विक्रमाजीत ने भी गौली मुंह में रखी और अदृश्य होकर पीछे हो लिया। उसी पीपल के वृक्ष पर बैठकर उसी स्थान पर आ गए जहां से वते थे। अब विक्रमाजीत परियों से आगे आकर अपने कमरे में सो गए। प्रातः हो गई लेकिन आज ये नित्य की भांति नहीं उठे। अब तक विक्रमाजीत जाग तो चुके थे लेकिन सोच विचार कर रहे थे। नौकरानी ने आवाज लगाई लेकिन वे उठे नहीं। उसने फिर अकोरते हुए कहा, महाराज उठिए, सुबह हो गई है। विक्रमाजीत आंखें भालते हुए कहने लगे, ओह, तुमने तो बहुत अनर्थ कर दिया। मैं आगे एक बहुत ही सुंदर सपना देख रहा था। पास खड़ी अनारकली ने भीखरानी की इशारे से स्वाम के बारे में पूछने के लिए कहा। नौकरानी बोली, महाराज कैसा स्वप्न था? विक्रमाजीत बोले, ऐसा लगता है जैसे मैं आज इंद्र राजा की नृत्य सभा में गया था। यहाँ मैंने बहुत सुंदर दोलक बजाई। इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और इनाम में मुझे नौलखा हार मिला। मैंने उसे लाकर अभी अभी सामने वाली अलमारी में रखा है। जरा तुम जाकर देखो तो सही। नौकरानी को आज्ञा माननी पड़ी। उसने अतमारी खोली। सचमुच ही वहां हार चमक रहा था। अनारकली के आभ्यर्या का ठिकाना न रहा। दिन व्यतीत हुआ, शाम आई। आज रात को फिर विक्रमाजीत ने इंद्र की सभा में प्रवेश कर पिछले दिन से भी अधिक सुंदर दोलक बजाई। इंद्र ने परियों को सोने की घाटी में 32 व्यंजन जी 36 प्रकार से बने थे पुरस्कार के रूप में दिए। परियों ने ये सोचते हुए कि सारा कामाद तो दोतक पाले का है, उसी को बाली दे दी। उसने भी वह भाली विक्रमाजीत को संबात दी। विक्रमाजीत पिछले दिन की तरह शीघ्र ही आकर अपने बिस्तर में सो गए। प्रातः भी काफी देर तक सोए रहे। आज फिर जब नौकरानी ने उन्हें उठवाया तो ये बोले, अरे मूर्खा, आज तो तूने मेरा सारा कार्य ही बिगाड़ कर रख दिया। आज तो मुष्टि कथा से भी अधिक सुंदर स्वप्न दिखाई दे रहा था। आज मैंने इंद्र की सभा में कल से भी अधिक सुंदर ढोलक बजाए। इस पर उन्होंने प्रसन्न होकर सोने रही थाली में 32 व्यंजन जी 36 प्रकार से बने थे भेंट में दिए। मैं उस थाली को लाकर अलमारी में रह ही रहा था कि तूने मुझे जगा दिया। जाओ देखी वहां है या नहीं। सचमुच वहां थाली व्यंजनों से भरी पड़ी थी। पास ही अनारकली खड़ी थी। उस काटी थी खून नहीं। उसकी समझ में ये रहस्य नहीं आ रहा था। सारा दिन उजेड़बुन में बीत गया। अंत में हारकर शाम के समय उसे राजा से बोलना ही पड़ गया, महाराज, मेरी समझ में ये रहस्य ही नहीं आ रहा है। सच सच बताइए, आपने ये तब कैसे किया? विक्रमाजीत ने अपना सारा भेद बताकर बुढ़िया के बहू बेटे की कहानी भी सुनाई। अनारकत्ती यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि यही राजा विक्रमाजीत है। उसने कहा, आज आप फिर चलिए और ढोलक बजाने की सारी कला की सभा में उड़ेल दीजिए। जब इंद्र बहुत ही प्रसन्न हो जाएं और कुल मांगने को कहें तो 2 यचन मांग लेना। एक में मुझे और दूसरे में बुढ़िया के बहू बेटे की, जो वहां रसोई का काम कर रहे हैं। रात होने पर विक्रमाजीत फिर उसी सभा में पहुंच गए। आज उन्होंने जो बोलक बजाई थी कहना ही क्या। परियों ने ऐसा सुंदर नाच किया कि चारों तरफ वाह वाह हो उठी। इंद्र गस्ती में सुध खो बैठे। नृत्य समाप्त हुआ। इंद्र ने परियों से कुछ मांगने के लिए कहा। परियों ने कहा, महाराज, आपने कुछ देना है तो ढोलक वाले को ही दें, यह उसी का कमाल है। ढोलक वाला बोला, महाराज, आजकल तो कोई और ही ढोलक बजाता है। आपने कुछ देना है तो उसे ही दें। विक्रमाजीत से पूछा गया। उन्होंने 2 वचन मांगे। एक वचन में अनारकली और दूसरे वचन में बुढ़िया के बहू बेटे को, जो वहां रसोई का काम रहे थे। इंद्र को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यही राजा विक्रमाजीत है। उन्होंने अपने वचनों को पूरा किया। इस तरह राजा विक्रमाजीत 6 मास के भीतर ही परी अनारकली और बुढ़िया के यहू बेटे के साथ अपनी राजधानी वापस गए। बुढ़िया के बहू बेटे की उसके पास संभाला। सारी राजधानी में खुशियां मनाई गई और विक्रमाजीत फिर सुखपूर्वक राज करने लगे।